बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है वो खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ वीनिंग या सीसीएन का जो यूनिट 248 है, लास्ट पार्ट है ये इस यूनिट का। और इसमें जो है ना वेंटिलेटर से आपने पेशेंट को किस तरह वीन आउट करना है। ओके, तो इसकी मेथड्स हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह कहाँ पे जो है ना कब आपको पता चलेगा कि पेशेंट को जो है ना अभी वीनिंग की ज़रूरत है और किस तरह जो है ना आप पेशेंट को वीन करेंगे। सबसे पहले वीनिंग है क्या, वीनिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। तो वीनिंग हम कहते हैं कि डिक्रीजिंग वेंटिलेटरी सपोर्ट एंड अलाउ पेशेंट टू ब्रीथ स्पॉन्टानियसली। आपने जो है ना वेंटिलेटर सपोर्ट को डिक्रीज करना है और पेशेंट को आपने स्पॉन्टानियस ब्रीथिंग के लिए अलाउ करना है। मतलब ये कि आप पेशेंट को जो है ना अलाउ करोगे कि वो इंडिपेंडेंटली ब्रीथ ले लें और वेंटिलेटर सपोर्ट को हम आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो खत्म करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वीनिंग। जब हमको पता चले कि पेशेंट जो है ना वो अभी इंडिपेंडेंटली ब्रीथ ले सकता है तो फिर हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उससे वेंटिलेटर हटाएंगे। अच्छा, ये वीनिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। टी फिश ट्रायल है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वीनिंग है, और सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन वीनिंग है, या प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन वीनिंग है। ये सारे के सारे आपको तब जो है ना आसानी से समझ आ जाएंगे जब हमारा जो पहले वाले इस यूनिट का जो पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट था, उसमें हमने वेंटिलेटर मूव्स को डिटेल से डिस्कस किया था। तो वही वेंटिलेटर मूव्स अगर आपको समझ आ गई होंगी तो यहाँ पे जो है ना ये मेथड्स ऑफ वीनिंग फिर इजी है। ओके, अच्छा, वीनिंग की 3 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है सिंपल वीन, दूसरा होता है डिफिकल्ट वीन, तीसरा होता है प्रोलॉन्ग वीन। सिंपल वीन ये होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बस जो है ना आपने इनिशियली पेशेंट को असिस्ट किया, आपको लगा कि पेशेंट जो है इंडिपेंडेंट ब्रीथ ले सकता है और आपने उनसे वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट किया और वो इंडिपेंडेंट ब्रीथ लेने लगा। तो ये क्या है, ये सिंपल वीनिंग है, बस वेंटिलेटर आपने खत्म किया। डिफिकल्ट वीनिंग ऐसी है कि आपने जो है ना इनिशियल असेसमेंट कर दिया, इनिशियल असेसमेंट आपने कर दिया, लेकिन अब आप जो है ना पेशेंट को इन मूड्स में से किसी मूड पे लगाते हो। पेशेंट जो है ना कुछ ब्रीथ तो खुद लेता है लेकिन कुछ ब्रीथ जो है ना उसको वेंटिलेटर देते हैं। तो अब इसी प्रोसेस में जो है ना 2 से लेकर 7 दिन तक जब लग जाए, 2 to 7 डेज जब लग जाए और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पेशेंट वीन आउट हो रहा हो, पेशेंट इंडिपेंडेंट हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं डिफिकल्ट वीनिंग। मतलब ये कि वक्त ज्यादा लग गया पेशेंट को वेंटिलेटर से अलग होने में। तीसरा होता है प्रोलॉन्ग्ड वीनिंग। प्रोलॉन्ग वीनिंग ऐसी है कि आपने इनिशियल असेसमेंट कर दिया, पेशेंट को जो है ना आपने वीनिंग की किसी एक प्रोसीजर में फिर आपने डाल दिया, लेकिन पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो टाइम पे वो इंडिपेंडेंट ब्रीथ ले रहा है, उसको कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही है और इसमें जो है ना 7 से ज़्यादा दिन लग गई उसको वीन आउट होने में, तो इसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड वीनिंग। अच्छा, अब इसी एक एक प्रोसीजर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है ना पेशेंट को आपने कौन सी मेथड्स पे वीन आउट करना है। ओके, सबसे पहले है टीपी ट्रायल। टीपी ट्रायल या इसको स्पॉन्टानियस ब्रीथिंग ट्रायल एसबीटी भी कहते हैं। टीपी ट्रायल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द पेशेंट फ्रॉम द वेंटिलेटर एंड हैविंग हिम हर ब्रीथ स्पॉन्टानियसली ऑन अ टी ट्यूब कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन सोर्स। आप यहाँ पे टीपी ट्रायल पे आप ऐसे करते हो कि आप पेशेंट को मुकम्मल तौर पे जो है ना वो क्या करते हो, वो रिमूव करते हो। आप पेशेंट को रिमूव करते हो वेंटिलेटर से मुकम्मल तौर पे। मतलब ये कि ये उन पेशेंट के लिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए जो है ना आप टीपी ट्रायल यूज़ करते हो। आप मुकम्मल तौर पे उससे रिमूव करते हो और एक टी ट्यूब जो है ना आप उसको लगाते हो। टी ट्यूब क्या होता है? टी ट्यूब जो है ना ये 3 आर्म्स इस ट्यूब के होते हैं। इसमें जो पहला आर्म है वो क्या है, वो ट्रिकियास्टमी ट्यूब या ईटीटी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। दूसरा ट्यूब जो है ना, दूसरा एयर या दूसरा फ्रंग इसका जो है ना ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, ऑक्सीजन सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। और जो तीसरा ट्यूब होता है उसको बाहर एनवायरनमेंट में खुला रह दिया जाता है ताकि जो एक्सहेलेशन होते हैं वो पैसिवली हो जाए और बाहर एनवायरनमेंट को चला जाए। ये 3 ट्यूब्स इसके होते हैं। अब ये 3 ट्यूब्स के थ्रू, टी ट्यूब के थ्रू जो है आप पेशेंट को ये लगाते हो और आप पेशेंट को असिस्ट करते हो टाइम टू टाइम कि वो जो है ना वो इंडिपेंडेंटली ब्रीथ ले रहा है या नहीं ले रहा। ओके, ड्यूरिंग टीपी स्वीनिंग periods of ventilator support are alternated with spontaneous breathing। अब इसी टीपी वीनिंग में क्या होता है? टीपी वीनिंग आप करते हो, अब पेशेंट मुकम्मल स्टेबल है तो डायरेक्टली आप टीपी वीनिंग लगाते हो। टीपीस आपने लगाया है मुस्तकिल तौर पे, कोई मसला नहीं। अब इसमें ऐसी कंडीशन आती है कि आपने टीपीस तो लगाया है लेकिन कभी कभार जो है ना पेशेंट इंडिपेंडेंटली ब्रीथ
नहीं ले सकता, एपनिक हो जाता है। तो फिर आपने जो है ना टीपीएस डायरेक्ट हटाना है और डायरेक्ट आपने वेंटिलेटर पे डालना है। जब पेशेंट दोबारा स्टेबल हो जाए तो दोबारा आपने टीपीएस पे डालना है। जब पेशेंट दोबारा जो है ना वो अनस्टेबल आ जाए तो दोबारा आपने वेंटिलेटर के पे लगाना है। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सपोर्ट, कि आपने जो है ना पीरियड ऑफ वेंटिलेटर सपोर्ट आर अल्टरनेटेड विद स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग आर टी ट्यूब। ओके, तो इन दोनों को आप अल्टरनेट करते हो, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली ब्रीथिंग शुरू करते हैं। अच्छा, द गोल इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द टाइम स्पेंट ऑफ द वेंटिलेटर। इसका मेन गोल यही होता है कि आप जितना ज्यादा हो सके आप बगैर वेंटिलेटर के पेशेंट को जो है ना वो रहने दें। तो बगैर मतलब ये कि पहले जो है ना 1 मिनट के लिए पेशेंट जो है ना अब द वेंटिलेटर रहा, दूसरी ट्रायल पे 2 मिनट के लिए, तीसरी ट्रायल पे 3 मिनट के लिए, और ऐसा ऐसा जो है ना इंडिपेंडेंट ब्रीथ शुरू करने लगा। तो ये थ्री पीस ट्रायल होता है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा जो मूड होता है वो होता है सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन या SIMV वीनिंग। ये मूड हमने जो है ना डिटेल से डिस्कस किया था पहले। ये कौन सा मूड होता है जिसमें जो है ना वेंटिलेटर और जो पेशेंट होता है वो दोनों अपनी एक दूसरे की ब्रीथ को सिंक्रोनाइज करते हैं। मतलब ये कि कुछ ब्रीथ जो है ना वो पेशेंट लेते हैं स्पॉन्टानियसली, कुछ ब्रीथ जो है ना वो वेंटिलेटर की तरफ से उनको मिलते हैं। ओके, ऐसा ही इज द मोस्ट कॉमन मेथड, और ज्यादातर जो है ना इसी मेथड को यूज किया जाता है, क्योंकि वेंटिलेटर भी डायरेक्टली लगा हुआ होता है और पेशेंट भी डायरेक्टली ब्रीथ ले रहा है। पेशेंट वेंटिलेटर कब अपनी ब्रीथ देते हैं ये हमने पहले एक्सप्लेन किया था। हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वेंटिलेटर पे सिट किया कि पेशेंट जो है ना 10 ब्रीथ्स पर मिनट वो लेगा। 10 ब्रीथ्स का मतलब ये कि 10 आउट ऑफ 60 सेकंड, मतलब ये कि वेदन 1 ब्रीथ के लिए 6 सेकंड दरकार है। ओके, अब ये वेंटिलेटर तब अपना ब्रीथ पेशेंट को देगा जब पेशेंट जो है ना वो 6 मिनट 6 सेकंड तक जो है ना वेंटिलेटर इंतजार करेगा। ये 6 सेकंड है, इसी 6 सेकंड तक वेंटिलेटर इंतजार करेगा कि अगर 6 सेकंड में पेशेंट ने ब्रीथ ले दिया, ब्रीथ ले लिया, तो वेंटिलेटर अपना ब्रीथ जो है ना वो कंट्रोल करता है, वो नहीं देता। लेकिन अगर 6 सेकंड में उन्होंने ब्रीथ नहीं लिया तो फिर वेंटिलेटर जो है ना अपना ब्रीथ देता है। तो ये क्या होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, और ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है वीनिंग प्रोसेस के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्रीथ्स डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर टू अलाउ द पेशेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीथ। तो ये पेशेंट को मोस्ट इसी 6 सेकंड के लिए पेशेंट को अलाउ करता है कि आप अपना ब्रीथ ले लो। अगर उन्होंने ब्रीथ लिया तो वेंटिलेटर अपना ब्रीथ नहीं दे पा रहा। ओके, अच्छा, तो ये होता है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट। फिर इसके बाद आता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या सीपैप वीनिंग। इसमें क्या होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे में कि ये जो है ना ये व्हेन placed on CPAP the patient does all work breathing without the aid of backup। इधर जो है ना इधर बैकअप का मतलब ये कि पेशेंट जो है ना अगर उन्होंने ब्रीथ नहीं लिया तो वेंटिलेटर बैकअप देता है, वेंटिलेटर जो है ना अपनी तरफ से ब्रीथ। इधर जो है ना वेंटिलेटर अपनी तरफ से ब्रीथ नहीं दे रहा, इधर कोई बैकअप नहीं हो रहा, कोई टाइडल वॉल्यूम सेट नहीं हो रहा। इधर जो है ना कंटिन्यूसली जो वेंटिलेटर होते हैं वो कंटिन्यूसली एक प्रेशर जो है ना ये ट्यूब है, इसमें मैं कंटिन्यूसली एक पेक्स प्रेशर जो है ना वो दे रहा हूँ। बाकी पेशेंट का अपना काम है, पेशेंट जो है ना वो स्लो ब्रीथ प्रोड्यूस करेगा और उस स्लो ब्रीथ को जो कंटिन्यूस प्रेशर है उसको जो है ना इंक्रीज करेगा। लेकिन ये जो वेंटिलेटर है ये नहीं करता कि अगर पेशेंट ने ब्रीथ नहीं लिया तो मैं अपनी तरफ से टोटल ब्रीथ दे दूं, नहीं। या पेशेंट ने अभी बहुत स्लो ब्रीथ लिया तो मैं उसको जो है ना उस ब्रीथ को मैं असिस्ट करूं, इंक्रीज करूं, नहीं, ये भी नहीं कर। ये कंटिन्यूसली प्रेशर दे रहा है और उस कंटिन्यूस प्रेशर के थ्रू जो है ना उसका जो ब्रीथ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो है ना असिस्ट करते हैं, मतलब कि इसमें ट्रिगर्स वगैरह नहीं होती। ओके, नो मैंडेटरी वेंटिलेटर इनिशिएटेड ब्रीथ, मैंडेटरी ब्रीथ इधर नहीं होता, आर डिलीवर इन दिस मोड। ऑल वेंटिलेशन स्पॉन्टेनियसली इनिशिएटेड, सारे जो वेंटिलेशन होते हैं वो पेशेंट खुद से इनिशिएट करते हैं और फिर जो ये कंटिन्यूस प्रेशर देता है तो ये कंटिन्यूस प्रेशर के थ्रू वो ब्रीथ जो है ना वो इंक्रीज होते हैं, एनहांस होते हैं। वीनिंग बाय ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रेशर वैल्यू। अब वीनिंग आप इस तरह किस तरह इधर करते हो कि वीनिंग प्रोसेस में आप ये प्रेशर जो है ना, ये प्रेशर मैंने कहा कि इसी ब्रीथ को जो है ना एनहांस करने के लिए बाहर से कंटिन्यूस प्रेशर होता है, और ये प्रेशर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप कम करते हो, आहिस्ता आहिस्ता कम करते हो, पेशेंट को जो है ना आप इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन की तरफ लेके जाते हो। अच्छा, चौथा होता है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्या होता है, द पेशेंट मस्ट इनिशिएट ऑल प्रेशर सपोर्ट ब्रीथ। जैसे कि ऊपर वाले में जो है ना उधर पेशेंट जो है ना वो ब्रीथ को इनिशिएट कर रही थी,
इधर जो है ना, इधर भी स्पॉन्टानियस ब्रीथिंग होती है, ओवरऑल ब्रीथिंग स्पॉन्टानियस होता है, इधर भी कोई बैकअप नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि ऊपर वाले में पेशेंट को कोई असिस्टेड ब्रीथ नहीं दिया जाता था, एक कंटिन्यूस प्रेशर था। इधर इस प्रेशर सपोर्ट में ये होता है कि पेशेंट वेंटिलेटर मॉनिटर करते मनी उधर सिग्नल लगी हुई होते हैं, और वेंटिलेटर को अगर पता लग गया कि अभी जो है ना पेशेंट ने जो ब्रीथ था वो ब्रीथ उन्होंने बहुत ज्यादा कम लिया, तो ये क्या करते हैं, ये उसकी टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं, असिस्ट करते हैं ब्रीथिंग को। ओके, तो इसमें असिस्टेंट होता है, इसमें जो है ना ये देखा जाता है कि अभी ब्रीथ कम है तो ज्यादा प्रेशर दे दो, आप भी ब्रीथ ज्यादा है तो कम प्रेशर दे दो, तो इसमें असिस्टेंट होता है, ऊपर वाले में ये असिस्टेंट होता है, उधर कंटिन्यूस प्रेशर होता है। ड्यूरिंग वीनिंग यूजिंग द पीएसवी mode, the level of pressure support is gradually decreased based on the patient maintaining an adequate tidal volume। इधर जो है ना, इधर भी जो प्रेशर सपोर्ट होता है उसी प्रेशर सपोर्ट को कंटिन्यूसली जो है ना वो डिक्रीज करते हैं। मतलब ये कि जो असिस्टेंट होता है वो असिस्टेंट पहले जो है ना 3 ब्रीथ पे असिस्टेंट मिलता था, अब 2 ब्रीथ पे मिल रहा है, अब फिर 1 ब्रीथ पे मिल रहा है। तो इस तरह की वो असिस्टेंट जो है ना वो स्पॉन्टानियस ब्रीथिंग को असिस्ट करना वो जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। और एन एडिकेट टाइडल वॉल्यूम, इसमें जो है ना ये टाइडल वॉल्यूम इसमें जो है ना एडिकेट दी जाती है, मतलब ये कि ऊपर वाले में ये नहीं देखा जाता कि अभी जो है ना वॉल्यूम पूरा गया या नहीं गया, या जो है ना जो इनिशिएटेड ब्रीथ था वो पूरा गया या नहीं गया, उधर कंटिन्यूस प्रेशर। इधर जो है ना वॉल्यूम को देखा जाता है कि अगर वॉल्यूम कम है तो जो सिट टाइडल वॉल्यूम होता है उसी वॉल्यूम तक वो पहुंच पाते हैं। तो क्या करते हैं आप, इधर जो है आप वीनिंग किस तरह करोगे, इधर आप वीनिंग इस तरह करोगे कि आप रिस्पायरेटरी रेट को कम करोगे आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर की तरफ से, और एंड रेस्पिरेटरी लेस देन 25 ब्रीथ्स पर मिनट। और आप जो है ना साथ में ड्यूरिंग वीनिंग यूजिंग द पीएसवी मोड द लेवल ऑफ प्रेशर सपोर्ट इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। ये जो प्रेशर सपोर्ट का लेवल होता है उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। किस वजह से डिक्रीज करते हैं, कि वो टाइडल वॉल्यूम को देखते हैं कि अभी टाइडल वॉल्यूम जो है ना वो क्या है, वो 8 टू 12 मिलीलीटर पर केजी है। तो क्या करते हैं 8 टू 12 जो है ना ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है, तो आप आहिस्ता से प्रेशर सपोर्ट को जो है ना उससे कम करते हो, वेंटिलेटर को अप करते हो आहिस्ता आहिस्ता। और साथ में जो है ना आप ब्रीथ्स पर मिनट को देखते हो, अगर ब्रीथ जो है ना वो 25 ब्रीथ पर मिनट है या इससे कम है, मतलब कि इससे ज्यादा हो तो फिर उसको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन कम आ रहा है तो फिर आपने वेंटिलेटर सपोर्ट को आहिस्ता आहिस्ता से कम करना है। पीएसवीनिंग इज इंडिकेटेड, अब कब जो है ना प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन आप दोगे, उन पेशेंट को आप प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पे डालोगे जिसको वीनिंग डिफिकल्टी हो, मतलब कि ये तो असिस्टेंट देना है ना पेशेंट को, तो जो पेशेंट जो है ना उसको वीन इजीली नहीं हो रहा तो फिर आपने जो है ना उनको वेंटिलेटर पे असिस्ट करना है थ्रू पीएसवी। या स्मॉल स्पॉन्टानियस टाइडल वॉल्यूम इसकी स्मॉल है तो इधर जो है ना कंटिन्यूस या ऑप्टिमम टाइडल वॉल्यूम प्रोड्यूस की जाती है ना, तो इधर जो है ना स्मॉल टाइडल वॉल्यूम वाली पेशेंट को भी आप जो है ना ये पीएसवी मोड पे डालोगे। ओके, अच्छा फिर वीनिंग, ये तो थी कौन सी मोड पे जो है ना आपने पेशेंट को वो वीन आउट करना है। अब आपको किस तरह पता लगेगा कि अभी जो है ना ये पेशेंट है और इसको हमने वीन आउट करना है, ये रेडी है वीनिंग प्रोसेस के लिए, मतलब ये कि ये इंडिपेंडेंट ब्रीथ ले सकता है और हमने जो है ना उनको क्या करना है, वीन आउट करना है। तो इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। सबसे पहले जो क्राइटेरिया ये होगा कि पेशेंट जो है ना वो सिडेटेड नहीं होगा, वो जो है ना अनकॉन्शियस नहीं होगा, वो अवेक होगा, वो अलर्ट होगा और वो इंडिपेंडेंट ब्रीथ लेने की कोशिश कर सकता हो। ओके, सबसे पहली क्राइटेरिया ये है। दूसरा, आप उसकी हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी को देखोगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से टोटल हेमोडायनामिक चैप्टर है तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो लेवल्स है, कौन कौन सी चीज़ों को अपने हेमोडायनामिक में देखना होता है। एडिकेट रिससिटेशन उसको हो रहा हो एंड नॉट रिक्वायरिंग विजियो एक्टिव सपोर्ट भी उसको नहीं मिल रहा, तो ऐसी पेशेंट को जो है ना जो विजियो एक्टिव सपोर्ट भी नहीं हो, वो जो है ना एडिकेट रिससिटेशन उसके हो रहा हो और साथ में हेमोडायनामिकली स्टेबल हो, तो ऐसी पेशेंट को जो है ना आप वीनिंग के लिए जो है ना वो प्रिपेयर करोगे। ओके, अच्छा आर्टीरियल ब्लड गैसेस आप उसकी जो है ना चेक करोगे,
आर्टीरियल ब्लड गैसेस या एबीजीज, और ये हेमोडायनामिक में आते हैं। एबीजीज आप देखोगे उसका परफेक्ट प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेबल रेंज में हो, पीएच जो है ना वो एक्सेप्टेबल रेंज में हो, 7.35 टू 7.45 में हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो ग्रेटर देन 60 mmHg हो, और सेचुरेशन ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ना 92% से या 90% से अबव हो। FiO2 प्रेशर ऑफ एक्सपायर्ड ऑक्सीजन जो है ना वो क्या हो, वो लेस देन और इक्वल टू 40% हो। मतलब ये कि नॉर्मली FiO2 जो है ना वो कितना होता है, वो 21% होता है ना एयर में ऑक्सीजन के लेवल, लेकिन अगर यहाँ पे जो है ना 40% से भी बिलो हो तो ये जो है ना ये अच्छा होता है और वीनिंग के लिए रेडी है इसी पेशेंट। पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी पेशेंट जो है ना वो लेस देन 5 सेंटीमीटर हो, ये लेस देन 5 तकरीबन 3 to 5 सेंटीमीटर ये नॉर्मल होता है। ओके, अच्छा प्रेशर रिस्पायरेटरी रेट जो है ना वो लेस देन 25 पर मिनट हो, और वाइटल क्या है टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम जो है ना वो 5 ml पर kg हो, और ये नॉर्मल जो है ना 6 to 8 होता है या इस तरह की नॉर्मल है, लेकिन 5 या 5 से अबाव हो तो आपने इन पेशेंट को क्या करना है, वो मिनट वॉल्यूम आपने जो है ना 5 to 10 लीटर पर मिनट हो। मिनट वॉल्यूम मतलब रेस्पिरेटरी रेट क्रॉस टाइडल वॉल्यूम से मिनट वॉल्यूम बनता है, तो ये 5 to 10 लीटर पर मिनट हो तो ये जो है ना ये एक्सेप्टेबल रेंज में है। वाइटल कैपेसिटी जो है ना ये 10 to 15 मिलीलीटर पर केजी हो, नॉर्मली जो है ना ये 50 मिलीलीटर पर केजी से अबाव होता है नॉर्मली जो वो होते हैं, लेकिन आपने जो है ना देखना है अगर 10 to 15 मिलीलीटर के रेंज में भी हो तो आपने जो है ना इन्हीं पेशेंट को क्या करना है, वो वीनिंग के लिए रेडी करना है। पी प्रेशर या पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है ना वो क्या हो, वो लेस देन ग्रेटर देन -20 सेंटीमीटर अब H2 इंडिकेट्स पेशेंट एबिलिटी टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड कप। ये पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर क्या होता है, ये हमने पहले एक्सप्लेन किया था। ये पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर वो प्रेशर होता है कि जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ब्रीथिंग के लिए, और हमने ये कहा था इनिशिएट ब्रीथिंग इनिशिएशन के लिए, और हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर जितना कम हो उतना जो है ना इजी होगा पेशेंट के लिए कि वो ब्रीथ को इनिशिएट करे। तो अब ये प्रेशर जो है ना ये ग्रेटर देन -20 का मतलब ये है कि ये जो है ना ये क्या हो, -20 से और भी जो -20 लेवल है इससे और भी ज्यादा हो। -20 जो है ना क्या है, ये -20 और इसका जो नेगेटिव वो है वो और भी ज्यादा हो, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर है कि ये पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर आपको डिटरमिन करता है कि पेशेंट जो है ना खुद से ब्रीथ कितनी प्रेशर पे इनिशिएट करता है। तो ये प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना जो है ना पेशेंट जो है ना इजीली क्या करेगा, वो ब्रीथ को इनिशिएट कर सकता है। ओके, अच्छा फिर इसके बाद जो है ना आते हैं चेस्ट एक्सरे को आपने रिव्यू करना है कि उसकी जो पेक्टर्स है, चेस्ट पेक्टर्स है वो क्या है, करेक्टेबल है और ट्रीटेड एज इंडिकेटेड, जो इंडिकेशंस थी उसके मुताबिक जो है ना वो ट्रीट हो गए हैं। ओके, अच्छा मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स विद नॉर्मल रेंज, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो ज्यादा नॉर्मल रेंज पे है। हेमाटोक्रिट लेवल ग्रेटर देन 25 है, नॉर्मली 40 to 54% होते हैं। कोर टेम्परेचर जो है ना वो ग्रेटर देन 36 सेंटीमीटर and less than 39 greater than 36 degree and less than 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा फिर एडिकेट मैनेजमेंट ऑफ पेन एंजाइटी एजिटेशन जो है ना वो हो रहा हो, मतलब है कि पेन भी उसका मैनेज है, एंजाइटी भी मैनेज है, एजिटेटेड पेशेंट नहीं है, और उसको जो है ना एनाल्जेसिया एडिकेटली प्रोवाइड की जाती है, वो सिरेटेड नहीं हो, रिकॉर्ड स्कोर्स ऑन फ्लो शीट, तो ज्यादातर सिरेटेड भी नहीं हो, तो ऐसी पेशेंट को जो है ना फिर आप क्या करोगे, आप जो है ना उसको वीनिंग के लिए प्रिपेयर करोगे। नो रिजिजुअल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, और उसको जो है ना कोई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड जो है ना रिजिजुअल, उसका मतलब है कि मसल जो है ना उनकी पैरालाइज नहीं की गई है ज्यादातर, क्योंकि वेंटिलेटर पे मैंने आपको बताया था कि इस पे जब पेशेंट को डाला जाता है तो उस पेशेंट को जो है ना सिडेट किया जाता है और साथ में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड दी जाती है ताकि उसकी जो मसल का जो रिस्पायरेटरी रेट एनहांस हुआ है, वो रिस्पायरेटरी रेट जो मसल वर्क है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। तो जब आपने वीन आउट करना है तो आपने ये जो है ना ये इंश्योर करना है कि पेशेंट को कोई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड उसको अभी जो है ना नहीं दी रहे हो, और वो जो है ना उसकी मसल भी वो सिडेट नहीं हो। ओके, अच्छा बिफोर वीनिंग नर्स की कौन कौन से काम होते हैं या नर्स ने जो है ना कौन कौन सी काम करने हैं।
अच्छा, बिफोर वीनिंग जो है ना नर्स ने इंश्योर दैट इंडिकेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन हैव इम्प्रूव्ड। सबसे पहले तो उन्होंने ये इंश्योर करना है कि जो इम्प्लीमेंटेशन फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशंस है, जो इंडिकेशंस थी पहले से कि अभी जो है ना इस पेशेंट को ये मसला है तो हमने इसी वजह से इसको वेंटिलेटर पे डाला है, तो वो मसला जो है ना आपने इंश्योर करना है कि वो मसला अब खत्म हो गया हो। ओके, इंश्योर दैट ऑल फैक्टर्स दैट मे इंटरफेयर विद सक्सेसफुल वीनिंग और करेक्टेड। और जो वीनिंग है, वीनिंग के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो फैक्टर क्या है, वो करेक्टेड हो। जैसा कि एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी है वो नहीं हो, फ्लूइड इम्बैलेंस नहीं हो, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज नहीं हो, इन्फेक्शन कोई नहीं हो, फीवर पेशेंट को नहीं हो, इनीमिया नहीं हो या हाइपरग्लाइसेमिक नहीं हो पेशेंट, साथ में प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं हो पेशेंट को, स्लीप डिप्रीवेशन वगैरह ये वाली चीजें जो है ना वो पेशेंट में नहीं हो। असेस रेडीनेस फॉर वीडिंग, आपने जो है ना असेस करना है, जो ऊपर हमने बताया कि इन तरीकों से जो है ना अपने पेशेंट को असेस करना है कि अभी ये रेडी है या नहीं है, तो ये भी नर्स का रोल होता है। इंश्योर दैट वीनिंग क्राइटेरिया पैरामीटर्स और मेट, जो पैरामीटर हमने बताई ऊपर हीमोडायनामिक की जितनी भी थी तो वो जो है ना वो क्या वो पूरा हो। एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वीनिंग टू द पेशेंट एंड ऑफर रीअश्योरेंस, और आपने जो है ना पेशेंट को एश्योर करना है कि आप जो है ना आपको हम वीन आउट करते हैं, तो फिर जो है ना फिर पेशेंट जो है ना, क्योंकि इसी कंडीशन में पेशेंट की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, क्योंकि पेशेंट जो है ना पहले से वेंटिलेटर सपोर्ट पे था, अभी जो है ना वो खुद इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, तो पेशेंट की मर्जी इसमें बहुत ज़्यादा क्या करना है वो लेना लाजमी होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना इनिशिएट वीनिंग इन द मॉर्निंग व्हेन द पेशेंट इज रेस्टेड। ज्यादातर जो है ना आप वीनिंग प्रैक्टिस कब करोगे, जब मॉर्निंग टाइम हो, पेशेंट रेस्ट कंडीशन में हो और वो जो है ना वो क्या हो प्रिपेयर्ड हो वीनिंग के लिए। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एंड प्लेस द पेशेंट अपराइट। आपने क्या करना है, हेड ऑफ द बेड जो है ना वो आपने एलिवेट करना है, पेशेंट को जो है ना आपने बिठाना है, अपराइट करना है। इंश्योर अ पेशेंट एयरवे, पेटेंट एयरवे एंड सक्शन इफ नेसेसरी बिफोर वीनिंग ट्रायल। वीनिंग ट्रायल से पहले आपने जो है पेटेंट एयरवे को आपने देखना है और सक्शनिंग भी आपने करनी है कि पेशेंट जो है ना वो क्या हो उसमें कोई सिक्रीशन वगैरह एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो। प्रोवाइड फॉर रेस्ट पीरियड ऑन वेंटिलेटर फॉर 15 to 20 मिनट्स आफ्टर सक्शनिंग। जब आपने सक्शनिंग किया पेशेंट का, तो सक्शनिंग के बाद जो है ना आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने सक्शनिंग किया और डायरेक्टली पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा दिया, नहीं। जब आपने सक्शनिंग किया पेशेंट को तो उसी के बाद आपको आपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए, फिर जो है ना आप वीनिंग ट्रायल करोगे। ओके, इंश्योर पेशेंट कंपार्टेड एंड एडमिनिस्टर फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स फॉर कंपार्ट सच एज ब्रोंकोडायलेटर सेडेटिव्स एज इंडिकेटर। और अब पेशेंट को आपने क्या करना है, पेशेंट कंफर्ट को आपने मद्देनजर रखना है। आपने क्या करना है, अपने फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स आपने देने हैं। अगर पेशेंट को जो है ना ब्रोंकोडायलेटर की नीड है या सिडेटिव की नीड है, सिडेटिव का मतलब ये कि उसका जो ब्रीथिंग मसल्स है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो है ना वो क्या कर रहा है, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो आपने उसको थोड़ी सी सिडेटिव फिर देनी है, या एंजाइटी को जो है ना खत्म करना है, एजिटेशन को खत्म करना है उसके लिए। ओके, हेल्प द पेशेंट थ्रू सम ऑफ द डिस्कम्फर्ट एंड एप्रीहेंशन। पेशेंट की जो एप्रीहेंशन है या उसकी जो डिस्कम्फर्ट है उसको आपने क्या करना है, खत्म करने की कोशिश करना है। पेशेंट को आपने जो है ना रीएश्योरेंस देना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। सपोर्ट एंड रीअश्योर हेल्प द पेशेंट थ्रू डिस्कम्फर्ट एंड एप्रीहेंशन एज रिमेन्स विद द पेशेंट आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द वीनिंग प्रोसेस। जब आपने वीनिंग प्रोसेस को इनिशिएट किया तो पेशेंट में एक किस्म की बेकरारी बेचैनी पाए जाते हैं, तो आपने उसको जो है ना क्या करना है, पेशेंट को सपोर्ट करना है और उसको खत्म करने की कोशिश करना है। एवेलुएट एंड डॉक्यूमेंट द पेशेंट रिस्पांस टू वीनिंग। जो पेशेंट का रिस्पांस होता है ना किसके लिए, किस चीज़ के लिए, वीनिंग के लिए, तो आपने उसको एवेलुएट करना है और उसको जो है ना आपने ख़त्म उसको डॉक्यूमेंट करना है कि आपने जब वीनिंग प्रोसेस शुरू किया तो उसके दौरान या उसके बाद जो है ना पेशेंट का क्या रिस्पांस था, तो उस रिस्पांस को आपने एवेलुएट करना है और उसको डॉक्यूमेंट करना है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आता है कि रूल ऑफ नर्स ड्यूरिंग वीनिंग में आता है वीन ओनली ड्यूरिंग द डे। डे टाइम आपने करने वीनिंग, रिमेन द पेशेंट ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ द वीनिंग। पेशेंट के साथ आपने जो है ना रिमेन विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ आपने रहना है जब आप वीनिंग कर रहे हो। एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली। आपने जो है ना पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो रिलैक्स हो जाए और नॉर्मल तरीके से जो है ना वो ब्रीथ ले रहा हो। ओके, मॉनिटर द रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल साइंस, ईबीजी, डायपोरोसिस, स्वेटिंग जिसको कहते हैं, एंड यूज ऑफ नेसेसरी
एसेसरी मसल फ्रीक्वेंटली। ये चीज़ें आपने जो है ना मॉनिटर करना है फ्रीक्वेंटली, ताकि इसी कंडीशन में कोई भी अनस्टेबिलिटी जो है ना वो ना आ जाए। If signs of fatigue or respiratory distress develop, discontinue weaning trials। अगर आपको पता चला कि इन्हीं कंडीशन या इन्हीं जो लेवल्स है इसमें कोई मसला आ गया, लेवल्स में कोई मसला आ गया, या जो है ना पेशेंट में कोई फटीग पाया गया या रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट में पाया गया, तो आपने डायरेक्टली वीनिंग ट्रायल्स को डिसकंटिन्यू करना है और उसको वेंटिलेटर पे दोबारा डालना है। ओके, साइंस ऑफ वीनिंग इंटॉलरेंस का क्राइटेरिया। अब जो है ना ऐसी कौन सी साइन सिम्टम्स है जिससे आपको पता चले कि पेशेंट जो है ना वीनिंग को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले डायफ्रोसिस है। डायफ्रोसिस का मतलब स्वीटिंग। स्वीटिंग कब आता है? जब पेशेंट जो है ना ब्रीथिंग वर्क जो है ना उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, उसकी ब्रीथिंग जो रिस्पिरेटरी मसल्स है वो काम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट खुद से जो है ना इनिशिएट ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है, उसको डायफ्रोसिस हो रहा है। तो ये पहला क्राइटेरिया कि अपने पेशेंट को देखना है। ओके, डिस्पनिया इन लेबर रिस्पिरेटरी पैटर्न, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है उसको, वो जो है ना उसका जो रिस्पिरेटरी पैटर्न होता है वो डिफिकल्ट होता है, लेबर्ड होता है। और इंक्रीज एंजाइटी पेशेंट में प्रोड्यूस होता है, रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस होता है, एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियस लेवल है उसका उसमें डिक्रीज आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो आपने जो है ना देखना है कि पेशेंट जो है ना वीनिंग को टॉलरेट नहीं कर पा रहा। डिसरिथमिया है, हार्ट रिदम जो है ना वो क्या हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गया। इंक्रीज और डिक्रीज इन हार्ट रेट अब ग्रेटर देन 20 बीट्स पर मिनट, मतलब ये कि उसका जो बीट है, हार्ट रेट है, वो 110 से अबाव कर गया। बीट्स 20 बीट्स जो है ना वो नॉर्मल से अबाव हो गया, या उसका जो हार्ट रेट है वो 20% हायर और लोअर देन द बेस लाइन। जो बेस लाइन है उसके मतलब 60 टू 100 है, तो 60 टू 100 से या 20% बिलो हो गया या हायर हो गया, तो आपको पता लगेगा कि पेशेंट जो है ना वीन को टॉलरेट नहीं कर रहा। इस तरह उसका जो ब्लड प्रेशर लेवल है, अगर वो 20 mm of Hg बिलो द सिस्टोलिक आ गया या अबाव द सिस्टोलिक चला गया, तो आपने जो है ना ये भी मॉनिटर करना है कि पेशेंट जो है ना वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा। ओके, increase in respiratory rate of greater than 10 above baseline or greater than 30 sustained respiratory rate greater than 35 breaths per minute। तो ये जो है ना क्या करना है कि उसकी रिस्पिरेटरी रेट को आपने जो है ना वो क्या करना है, वो देखना है कि अगर जो है ना उसका रिस्पिरेटरी रेट अबाउ 10 ब्रीथ्स पर मिनट अबाउ द बेसलाइन चला गया, मतलब ये कि 30 से अबाउ चला गया, या 35 ब्रीथ पर मिनट से जो है ना वो क्या हो सस्टेनली जो है ना वो अबाव है, तो आपने जो है ना उसको वेंटिलेटर पे दोबारा डालना है। टाइडल वॉल्यूम अगर 5 ml पर केजी से लेस आ गया, नॉर्मल 6 to 8 होता है, 5 से बिलो आ गया, या उसका जो मिनट वेंटिलेशन है वो क्या हो गया लेस देन 200 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट, और नॉर्मल इन्फेंट्स के लिए ज्यादातर ये होता है 240 टू 160, एडल्ट के लिए 100 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट होते हैं। तो आपने जो है ना इन्हीं पेशेंट को भी फिर जो है ना दोबारा वेंटिलेट करना है। ओके, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90 आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो लेस देन 60 आ गया, या पीएच लेवल जो है ना लेस देन 7.35 आ गया, मतलब ये कि जो सेट लेवल्स हैं हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी की, अगर वो अटेंड नहीं हो रही तो आपने जो है ना दोबारा पेशेंट को देखना है कि वो वीनिंग प्रोसेस को जो है ना वो टॉलरेट नहीं कर रहा, और आपने उसको दोबारा जो है ना डालना है दोबारा वेंटिलेटर पे। ओके, रूल ऑफ नर्स आफ्टर वीनिंग, जब वीनिंग हो जाए तो फिर नर्स ने कौन सी काम करनी है। सबसे पहले अगर आपको पता चला कि अभी जो है ना पेशेंट इंडिपेंडेंटली ब्रीथ कर रहा है और वेंटिलेटर को उससे हटाना चाहिए, तो आपने एक्सट्यूबेशन करना है। एक्सट्यूबेशन का मतलब है कि जो ट्यूब आपने इंट्यूबेशन जो आपने की है, ट्यूब इंसर्ट की है, उस ट्यूब को जो है ना आपने क्या करना है, वो आपने हटाना है। ओके, और ये तब हटाओगे जब आपको पता चलेगा कि जो वीनिंग क्राइटेरिया है वो खत्म हो गई, पेशेंट इंडिपेंडेंटली ब्रीथ ले सकता है। डिकेनेलेट और एक्सट्यूबेट, सबसे पहले आपने क्राइटेरिया को मीट करना है कि क्राइटेरिया पूरा हो गया या नहीं, फिर आपने जो है ना उसको एक्सट्यूबेट करना है या डिकेनेलेट करना है, उस ट्यूब को आपने हटाना है, और आपने जो है ना डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि जो हुआ, जिस तरह इवैल्यूएशन हुआ, और अभी जो है ना पेशेंट किस तरह जो है ना वो ब्रीथ ले रहा है, तो ये सब कुछ आपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट करना है। तो ये था हमारा यूनिट 2 वेंटिलेटर केयर का चैप्टर, और ये थे वीनिंग प्रोसेस के आपने जो है ना किस तरह पेशेंट को, हमने शुरू से ये पढ़ा था कि आप वेंटिलेटर किस तरह लगाओगे, और फिर जो है ना
कब पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत होगा और कब जो है ना आप पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाओगे, किस तरह हटाओगे। तो ये था हमारा टोटल वेंटिलेटर केयर। उम्मीद है ये वाला यूनिट आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट यूनिट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।